आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के भूगोल को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि यहाँ के पहाड़ों और नदियों के इस उलझे हुए से लगने वाले नेटवर्क के पीछे आखिर क्या लॉजिक है और कैसे इसने पूरे राज्य को आकार दिया है। यकीन मानिए, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल से करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि गंगा या यमुना जैसी हिमालय की नदियां तो साल भर पानी से लबालब रहती हैं, लेकिन महाराष्ट्र की नदियों का नेचर इतना अलग क्यों है? ऐसा क्या है जो इन्हें उत्तर भारत की नदियों से बिल्कुल अलग बनाता है? इसका सीधा सा जवाब छिपा है उस जमीन में जिस पर ये राज्य बसा है। देखिए, महाराष्ट्र का करीब 90% हिस्सा दक्खन ट्रैप पर है, जो कि एक बहुत ही पुराना ज्वालामुखियों से बना पठार है। अब इस पठार की सबसे खास बात क्या है? इसकी ढलान। ये प्राकृतिक रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान वाला है। हिमालय की तरह यहाँ बर्फ तो पिघलती नहीं, इसलिए यहाँ की नदियाँ 100% बारिश यानी मानसून पर डिपेंड करती हैं। और पानी कहाँ बहेगा? बिल्कुल उसी तरफ जिधर ये ढलान उसे ले जाएगी। तो आज के हमारे इस सफ़र का रूट कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले पठार और वाटर डिवाइड को समझेंगे, फिर चलेंगे उत्तर में तापी नदी की ओर, उसके बाद दक्षिण की गंगा यानी गोदावरी, फिर भीमा और कृष्णा का सिस्टम, उसके बाद विदर्भ की प्राणहिता और आखिर में बात करेंगे कोंकण की उन तेज रफ्तार नदियों की। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, पठार और जल विभाजक। इसमें सबसे बड़ा रोल है सह्याद्री का, जो किसी सख्त ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है। अब इस सह्याद्री पहाड़ ने असल में दो बिल्कुल अलग तरह की नदियां पैदा की हैं। एक तरफ हैं 100 मीटर रेस वाले स्प्रिंटर्स यानी पश्चिम की ओर बहने वाली कोंकण की नदियां। ये बहुत तेज हैं, सीधी ढलान से गिरती हैं और बस 50 से 150 किलोमीटर का ही सफर तय करती हैं। और दूसरी तरफ है हमारे मैराथन रनर्स यानी पूर्व की ओर बहने वाली पठारी नदियां। ये बहुत धीमी हैं, विशाल हैं और हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके ही दम लेती हैं। अगर आप महाराष्ट्र के भूगोल को समझना चाहते हैं तो उत्तर से दक्षिण तक पहाड़ों और नदियों के इस पैटर्न को याद रखने की एक बहुत ही फेमस ट्रिक है। वन सत्ता गेहूं भी मक्का, आपने शायद सुना भी हो। व से विंध्य पर्वत, न से नर्मदा, स से सातपुड़ा, ता से तापी नदी, फिर ग से गोदावरी और अजंता, हु से हरिश्चंद्र, भी से भीमा, म से महादेव पर्वत और अंत में का से कृष्णा नदी। देखा जाए तो यही राज्य की पूरी ज्योग्राफिकल रीढ़ की हड्डी है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है उत्तर की तापी नदी। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहने वाली एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन यानी अपवाद है। वैसे तो तापी नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इसका सफ़र सिर्फ 208 किलोमीटर का ही है। पर इसकी सबसे गजब की बात जानते हैं क्या है? ये मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र के अमरावती में आती है, फिर वापस मध्य प्रदेश भाग जाती है और फिर से महाराष्ट्र के जलगांव, धुले और नंदुरबार में एंट्री मारती है। यानी ये इकलौती ऐसी नदी है जो राज्य में 2 बार प्रवेश करती है। चलिए सेक्शन 3 पर चलते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से मशहूर गोदावरी। ये सच में महाराष्ट्र की लाइफलाइन है। गोदावरी को लाइफलाइन क्यों कहते हैं? इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका बेसिन महाराष्ट्र के कुल एरिया का 49% हिस्सा कवर करता है। सोचिए, लगभग आधा महाराष्ट्र सिर्फ इसी एक नदी के इकोसिस्टम पर टिका हुआ है। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलकर हमारी ये मैराथन रनर पूरे 1465 किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी तक जाती है। अजंता और हरिश्चंद्र के पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ये जायकवाड़ी जैसे विशाल डैम्स को भरती है, जिससे बड़े शहरों को पानी मिलता है और खेती लहलहाती है। अब रुक करते हैं चौथे सेक्शन का, भीमा और कृष्णा का सिस्टम। ये दोनों नदियां मिलकर पठार के दक्षिणी हिस्से का पावर हाउस बनाती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल ट्विस्ट है। तकनीकी रूप से देखें तो भीमा कृष्णा नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है, लेकिन मजे की बात यह है कि महाराष्ट्र की सीमाओं के भीतर भीमा नदी 451 किलोमीटर लंबी है, जबकि मेन कृष्णा नदी सिर्फ 282 किलोमीटर। इसी वजह से महाराष्ट्र के अंदर भीमा को एक बहुत ही स्वतंत्र और अहम नदी का दर्जा मिला हुआ है। और कृष्णा नदी का उद्गम भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। महाबलेश्वर में कृष्णा के साथ साथ 4 और नदियां एक ही जगह से निकलती हैं, लेकिन सह्याद्री की ढलान का असर देखिए, निकलते ही ये तुरंत बट जाती हैं। कृष्णा, वेन्ना और कोयना
पूर्व की तरफ निकल पड़ती हैं, जबकि गायत्री और सावित्री सीधे पश्चिम की तरफ गहरी ढलान से नीचे उतर जाती हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, विदर्भ की प्राणहिता। यहाँ का नदी सिस्टम किसी गणित के फॉर्मूले की तरह काम करता है। मैं इसे गणित क्यों कह रहा हूँ, जरा देखिए। प्राणहिता कोई एक सिंगल नदी नहीं है। पहले पेनगंगा पूर्व की ओर बहती है, फिर उसमें वर्धा आकर मिलती है, और फिर वैनगंगा भी इनमें शामिल हो जाती है। जब ये तीनों मिलती हैं तब जाकर बनती है विशाल प्राणहिता नदी, और फाइनली ये बड़ी सी नदी जाकर गोदावरी में समा जाती है। एकदम परफेक्ट इक्वेशन। और अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं, कोंकण की तेज नदियां, हमारे 100 मीटर वाले स्प्रिंटर्स। अगर हम इन स्प्रिंटर्स को उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो लिस्ट कुछ यूं बनती है। पालघर में दमनगंडा और वैतरणा, फिर थोड़ा नीचे ठाणे में उल्हास, रायगढ़ में कुंडलिका और सावित्री, रत्नागिरी में वशिष्ठी, और एकदम एंड में सिंधुदुर्ग की तेरेखोल नदी। ये सब बहुत ही छोटी लेकिन बेहद तेज नदियां हैं जो सीधा अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन पहाड़ों और नदियों ने सिर्फ पानी का रास्ता ही तय नहीं किया है। सह्याद्री सिर्फ एक वाटर डिवाइड नहीं है, ये यहाँ की जलवायु, खेती और यहाँ तक की संस्कृति को भी बांटता है। एक तरफ भारी बारिश वाला पश्चिमी तट है तो दूसरी तरफ सूखा पड़ने वाला पूर्वी पठार। इस एक पहाड़ ने वाकई पूरे राज्य की इकोनॉमी और लाइफस्टाइल की नींव रखी है। और जाते जाते ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर दक्कन ट्रैप और सह्याद्री ने ही ये तय किया है कि पानी कहाँ जाएगा, तो पश्चिम से पूर्व की इस ज्योग्राफिकल लॉटरी ने महाराष्ट्र के इतिहास को कैसे आकार दिया होगा। सोचिए, इसी भूगोल ने तो तय किया कि कौन से इलाके खेती से समृद्ध होंगे, कहाँ बड़े व्यापार पनपेंगे और किन इलाकों को पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज हमने जो समझा वो सिर्फ भूगोल नहीं है दोस्तों, वो इस पूरे राज्य की कहानी का सबसे अहम पन्ना है। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर।